हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस 2 का पहला टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर 8085। सो आई होप सबने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टडी किया था। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमने प्रोसेसर एग्जैक्टली क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मेमोरी क्या होता है, देन इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। एंड डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आज के इस टॉपिक को समझने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो ठीक से नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस टॉपिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो स्टार्ट होता है विद इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री क्या है? ओके, सो आज हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं i5 i7 ये सब जो प्रोसेसर है उनके ग्रैंड ग्रैंड फादर, दादा परदादा ये लोग कौन थे, उसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये सब स्टार्ट हुआ फ्रॉम इंटेल 4004, ये सबसे पुराना माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, so Intel 4004 was the first microprocessor obviously developed by Intel। कंपनी का नाम है, आज भी Intel ही बना रहा है सबसे ज्यादा प्रोसेसर्स। It was a 4-bit microprocessor with 45 instructions। ओके, so अभी 4-bit microprocessor ये हमने बेसिक्स में कर चुके हैं। अब प्रोसेसर इज n बिट, जरा याद करो आप, मैंने बताया था प्रोसेसर के अंदर क्या रहता है, एक ALU रहता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट रहता है एंड रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल बस एक्सटर्नल बस, राइट? इतना ही था प्रोसेसर में। तो यही सब सब चीजें क्या हो जाएगी, 4 बिट की हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज क्या लिखा है दैट द प्रोसेसर इज ऑफ 4 बिट। इसका मतलब अंदर क्या है, प्रोसेसर के अंदर ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो भी कितना होगा, 4 बिट का होगा। रजिस्टर साइज भी 4 बिट का होगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बसेस विल आल्सो बी ऑफ 4 बिट। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। एंड ALU 4 बिट का मतलब क्या होता है, इट कैन परफॉर्म 4 बिट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। 4 बिट का मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 1001 प्लस 1011, ऐसा जो एडिशन है, ये दो नंबर्स का एडिशन ये कर सकता है इन वन साइकिल, एक साइकिल में एट अ गो, इन अ गो हम लोग ये दोनों का एडिशन कर सकते हैं। देन हम लोग 8 बिट का नहीं कर सकते, इसमें एक टाइम पे नहीं कर सकते। अगर 8 बिट 8 बिट्स के दो नंबर्स को ऐड करना है, इससे बड़े नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इनको ऐड करना है 10101100 प्लस 01011101, इनको ऐड करना है अगर, तो ये जो प्रोसेसर है ये 2 साइकिल लगाएगा इसको, पहले इन दोनों को ऐड करेगा एंड आफ्टर दैट इन दोनों को ऐड करेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वही अगर 8 बिट का प्रोसेसर, यहाँ पे मैंने लिखा है 8 बिट प्रोसेसर, तो 8 बिट का प्रोसेसर क्या करेगा, ये 8 बिट के नंबर्स को एक ही साइकिल में ऐड कर देगा। आई होप समझ में आ रहा है। तो टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली एडिशंस करने में, अगर हम लोग 8 बिट की तरफ जाएंगे। तो आज जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं बेटा वो है 64 बिट। मतलब आप इमेजिन करो कि ऐसे 64 बिट्स का एक नंबर, और उसको हम लोग एक और एक 64 बिट के नंबर के साथ एक ही साइकिल में एक ही गो में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देता है। ओके, सो कमिंग बैक, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, दैट मीन्स इट कैन परफॉर्म 4 बिट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एंड 45 इंस्ट्रक्शंस वो सपोर्ट करता था। आफ्टर दैट आया लेटर ऑन 4040, 4004 के बाद आया 4040 was developed which was also of 4 bit but it had an added feature of interrupts। तो आई होप आप सबको इंटरप्ट्स का कंसेप्ट याद है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि एक कंप्यूटर है, फिर एक प्रिंटर है, प्रिंटर में पेजेस खत्म हो गए तो प्रिंटर क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा कंप्यूटर को कि बताने के लिए कि उसमें पेजेस नहीं है, तो वो जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर इंटरप्ट। तो कोई हार्डवेयर से आने वाले इंटरप्ट को बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। अगर इंटरनली जनरेटेड कोई इंटरप्ट होगा उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं. देन 8008 आया स्टूडेंट्स. 8008 was now 8 बिट प्रोसेसर. तो देखो फ्लो कैसे चल रहा है. 4004 4 बिट हो गया, 4044 बिट हो गया, फिर आया 8008 विच was 8 बिट प्रोसेसर. अब उसके बाद आया 8080. ओके. अब 8080 में क्या था, ये इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस रजिस्टर. मतलब ज्यादा थोड़ा यूजफुल प्रोसेसर था. क्यों यूजफुल था? क्योंकि इट वाज बेसिकली 8 बिट, बट इट आल्सो हैड द स्पीड 10 टाइम्स बेटर देन 8008. मतलब जो अपना 8008 था, 8008 था, उससे ये जो 8080 जो प्रोसेसर है उसका स्पीड 10 टाइम्स बेटर था. ओके. सो दैट इज व्हाई इट वाज मोर यूजफुल. ओके. देन आया 1977. ये जो आज हमको प्रोसेसर पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो डीप में जाके हमको प्रोसेसर पढ़ना है, 8085. ये जो प्रोसेसर है वो लॉन्च हुआ 1977 में. ओके. इंटेल डेवलप्ड 8085 माइक्रो प्रोसेसर which was an 8 bit microprocessor with internal clock. तो इसके अंदर क्या था बेटा, ये सब फीचर्स थे. इट वाज हैविंग एन इंटरनल क्लॉक, हाई स्पीड इंटरप्ट सिस्टम था, एज वेल एज सीरियल कम्युनिकेशन था. ये कुछ फीचर्स है 8085 के जो हम लोग आगे करने वाले हैं. ओके. देन आया इन 1978, एक साल बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आया 8086, जो कि 16 बिट का प्रोसेसर था. मतलब 8085 वाज 8 बिट, 8086 इसका डबल, दैट इज 16 बिट. 8086 एंड 8088 which were 16-bit microprocessor. IBM decided to use 8088 in personal computers. तो 8088 की मदद से कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट हो गए थे. So this is all about the evolution of microprocessor. You can write it in the exam. अगर आया तो you can mention all these processors along with their bit size and the features. Okay. So now let us come टू द फीचर्स ऑफ 8085. तो बेटा ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम बहुत डीप में स्टडी करेंगे. इसका आर्किटेक्चर मतलब इंटरनली ये कैसा दिखता है, उसका एक डायग्राम हमको बनाना होगा. मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ. तो इस तरीके का कुछ हमको डायग्राम बनाना होगा. देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है. ओके. सो ये जो डायग्राम है, ये बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको 8085 के फीचर्स मालूम होने चाहिए कि एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या हमारे पास में फीचर्स अवेलेबल है. सो उसके बारे में पहले हम लोग डीपली स्टडी कर लेंगे, जिससे वो जो आर्किटेक्चर है, जो डायग्राम था, वो बनाना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. पहला फीचर 8085 इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर. ये तो हम सबको मालूम है कि 8085 क्या था, एक 8 बिट का प्रोसेसर था. अब 8 बिट का प्रोसेसर है तो क्या क्या चीजें इसमें लिख सकते हैं. ALU इज 8 बिट, दैट इज इट कैन परफॉर्म 8 बिट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली. सेकेंड लिख सकते हैं उसका इंटरनल रजिस्टर साइज एंड द इंटरनल डेटा बस इज ऑल्सो ऑफ 8 बिट. एंड थर्ड इज द एक्सटर्नल डेटा बस इज ऑल्सो 8 बिट. ये हम मेंशन कर सकते हैं, राइट. तो देखो क्या लिखा है. 8085 इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज ALU is 8 bit. ALU is arithmetic and logical unit. Yes, we all know it can perform 32 different operations. Yes, that ALU can perform 8 bit operations simultaneously. Its internal data bus and register size is 8 bit, and its external data bus is also 8 bit. तो बाहर का बस and internal data bus. देखो, जो डेटा बस होता है वो डेटा कैरी करता है. मैंने और एक चीज बोला था कि एड्रेस बस भी होता है. एड्रेस बस इज कनेक्टेड विद द मेमोरी एंड उससे एड्रेस कैरी होता है. एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. ये हमने किया हुआ है. नेक्स्ट 8085 का स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या था. तो 3 मेगाहर्ट्ज, ये स्पीड से वो वर्क करता है. दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर. ठीक है. तो 8085 का जो ऑपरेटिंग स्पीड है दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज. ओके. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो डेटा बस है. ओके. सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बसेस. वन इज एड्रेस, एक्चुअली 3 टाइप है. एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस.
यहाँ हम बात कर रहे हैं दो बसेस की, डेटा बस एंड एड्रेस बस। तो डेटा बस तो क्लियरली आ चुका है दैट द डेटा बस इन रजिस्टर साइज इज 8 बिट। तो याद रख लो बेटा ये चीज कि जो डेटा बस है, यस डेटा बस है, ये है 8 बिट का। ओके, बट जो एड्रेस बस है इसका, जो इसका एड्रेस लेके जाता है वो है 16 बिट। ओके, ये बेसिकली प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होता है। जो इसका अगला प्रोसेसर था ना बेटा 8085 की बात कर रहे हैं, 8086 में ये एड्रेस बस 20 बिट्स का था। ओके, सो ये बेसिकली प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होता रहता है। ओके, सो फिलहाल 8085 का हमको क्या याद रखना है बेटा, एड्रेस बस इज 16 बिट्स का। अब 16 बिट का एड्रेस बस है, मतलब हम उसके साथ कितना मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका भी हमने बेसिक्स में डिस्कशन किया है। तो देखो 8085 हैज अ 16 बिट एड्रेस बस। ओके, अब वो उसका मतलब मेमोरी कितना साइज का मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, जरा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखो 16 बिट को पकड़ो और 2 रेज टू 16 करना है अभी हमको। 2 रेज टू 16, इसको स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स, 2 रेज टू 6 इंटू 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 6 64 होता है, और 2 रेज टू 10 को 10 रेज टू 3 मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया है, बिकॉज 2 रेज टू 10 इज 1024। 1024 इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू 3। 10 रेज टू 3 को किलो लिखते हैं, दैट मीन्स 6 किलो बाइट। ओके, so hence it can access 2 raised to 16 which is 64 kb of memory। मतलब हम ये प्रोसेसर के साथ 64 kb का मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द मेमोरी एड्रेस रेंज इज फ्रॉम 000 h is for hexadecimal to ff hexadecimal। ओके, सो लेट अस सी कि ये एड्रेस कैसे आया। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 16 बिट का एड्रेस है, तो स्टूडेंट्स हम लोग 16 टाइम्स 0 लिखेंगे। तो थोड़ा पेशेंटली सुनना, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स हो गया स्टूडेंट्स, ये 12 टाइम्स हो गया। ओके, ये 16 टाइम्स जीरोस लिखा। ओके, सो दिस इज इन बाइनरी, व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। ओके, सो 4 जीरोस बन जाएगा हमारा एक जीरो इन हेक्साडेसिमल। 4 zeros in binary will become 1 zero in hexadecimal। This is all in 11th you have studied। Again 4 zeros का एक जीरो, 4 zeros का एक जीरो, 4 zeros का एक जीरो। ठीक है, ये जो ऊपर का था बेटा दिस वाज इन बाइनरी एंड नाउ दिस इज इन हेक्साडेसिमल। तो जो मिनिमम एड्रेस हो सकता है, सी दिस इज द एड्रेस रेंज। तो मिनिमम एड्रेस कैन बी फ्रॉम 0000 in hexadecimal, मैक्सिमम इट कैन बी एफ 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 एफ। हाउ दिस इज पॉसिबल, तो ध्यान देना, मैक्सिमम देखो बाइनरी में 0 या 1 ही आता है, तो मैक्सिमम ऑल वंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैं देखो 16 टाइम्स मैंने 1 डाल दिया, देखो ये हो गया 16 टाइम 1। ओके, नाउ 4 1 बाइनरी में रहेगा, इट बिकम्स एफ इन हेक्साडेसिमल। कैसे, तो जरा बेसिक्स पे चलते हैं थोड़ा। आई थिंक ये मालूम होना चाहिए आपको, बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ओके, इसका मैं एक शॉर्टकट दे देता हूं कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको खाली याद रखना है 2 के पावर्स, जैसे 2 1, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8, इतना ही याद रखना है। 1 2 4 8 ये रेफरेंस नंबर्स है बेटा आपके। ओके, एंड नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे कोई भी बाइनरी नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 0 1 0। ठीक है, अब ये तो बाइनरी में है ना, हमको पता नहीं भाई ये डेसिमल में कितना, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये 8 के नीचे 1 लिखा है, ये 2 के नीचे भी 1 लिखा है, ये दोनों को ऐड करना है हमको बेसिकली। 8 प्लस 2 10, तो ये डेसिमल में 10 हो गया स्टूडेंट्स।
अगर वही चीज मैं इधर लिखूंगा ऑल वन, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो ये हो जाएगा 15 इन डेसिमल। वेरी सिंपल। ओके, उसी तरीके से वाइज वर्सा करना होगा। जैसे कि सपोज वापस ये लिखता हूं 8 4 2 1, ये रेफरेंस है स्टूडेंट्स अपना। ओके, एंड हमको बोला है कि 14 का बाइनरी निकालो। 14 डेसिमल में है, इसका बाइनरी निकाल के बताओ। तो आपको देखना है कि इनको इनमें से किसको ऐड करने से 14 मिलेगा। 8 प्लस 4 होता है 12 प्लस 2 होता है 14, मतलब ये तीनों को ऐड करने से 14 मिलेगा। तो इनके नीचे 1 डाल देना है और ये नहीं चाहिए करके 0 हो गया। ठीक है, 14 के लिए क्या क्या चाहिए बेटा? 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, तो ये इन तीनों के नीचे 1, ये नहीं चाहिए करके 0। सिंपल। अगर हम लोग ने 12 या फिर कुछ और ले लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं क्योंकि 12 यूज नहीं किया था यहाँ पे। सो 12 के लिए 8 और 4 ले लेंगे, 1 1 0 0 इन बाइनरी हो गया। देखो ओके, अगर 3 चाहिए, सिर्फ 3, यस, तो 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये दो नहीं चाहिए, 0 0 1 1। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड लास्ट इज हमको और एक कंसेप्ट लगेगा, दैट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्स। तो स्टूडेंट 0 1 2 से लेके 9 तक बाइनरी और हेक्साडेसिमल सेम होते हैं। 0 से 9 तक बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल सेम होते हैं एग्जैक्टली। ओके, इसके बाद का स्टोरी चेंज होगा। इसके बाद क्या होगा? 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15, ये डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 10 विल बिकम A B C D E एंड F, ऐसा होता है। ठीक है, सो 10 becomes A, 11 becomes B and 15 becomes F। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 1 1 1 इन बाइनरी इज 15 इन डेसिमल एंड 15 इन डेसिमल इज F इन हेक्साडेसिमल। देखो 15 इन डेसिमल इज F इन हेक्साडेसिमल। आई होप दिस इज, ये पूरा रिवीजन 11th का आपको समझ गया रहेगा। उसी के वजह से हमने 1 1 1 1 को हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधे 1 1 1 1 को सीधा क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये पूरा बाइनरी में है, राइट। इसको लिखेंगे 4 1 की जगह पे F F F F इन हेक्साडेसिमल। ओके, तो ये रेंज आ गया 4 zeros, फिर हेक्साडेसिमल टू F F F F हेक्साडेसिमल। तो ये एड्रेस रेंज हो गया, ये रेंज के अंदर एड्रेस पॉसिबल है। ओके, अब देखो टेक्स्ट बुक में तो खाली यही दिया है आपके, बट ये कैसे आता है ये मैंने आपको डीप में जाके समझाया है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगा रहेगा आपको, मैं रिपीट करता हूँ। 8085, ये इसके पास 16 बिट का एड्रेस बस है। अब एड्रेस बस से समझ में आता है कि हम उसके साथ कितना मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने छोटा सा एक कैलकुलेशन किया कि ये 16 बिट था, तो 216 कर दिया। ओके, अब 216 का 2:6 अलग हो गया, 2:10 अलग हो गया। 2:6 होता है 64, 2:10 होता है 1024। 1024 इज अप्रोक्सीमेटली 1000। सी 2:10 होता है 1024 विच इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻3। ठीक है, तो मैंने इसको 10⁻3 लिया, और 10⁻3 तो किलो होता है, सो इट विल बिकम 64 KB। तो देखो इट कैन एक्सेस 2:16 विच इज 64 KB मेमोरी। और उसका जो मेमोरी का एड्रेस का रेंज क्या होगा? एड्रेस का रेंज होगा 16 टाइम्स जीरोस से 16 टाइम्स 1। ओके, दैट बिकम 0000 हेक्साडेसिमल से FFFF हेक्साडेसिमल, ये रेंज हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये सब पॉइंट्स डिस्कस कर लेते एक बार क्विकली। एक्चुअली देयर आर मेनी सच फीचर्स जो हमको याद रखने हैं। ओके, अभी पहले 3 फीचर्स जरा याद कर लेते। पहला बहुत इजी था कि 8085 क्या है, 8 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, सेकेंड हमने स्पीड देखा, वो भी इजी है, इट इज हैविंग अ स्पीड ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज। ओके,
एंड थर्ड हमने देखा कि उसका जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का है एंड डेटा बस है वो 8 बिट का है, वो हमने फर्स्ट पॉइंट में देख लिया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। या सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ 8085 में आगे कि इट कैन जनरेट 8 बिट आईओ एड्रेस, ठीक है। सो जो इनपुट आउटपुट एड्रेस होता है वो भी इसके पास में है 8 बिट्स का। देखो ये किसके लिए काम में आता है कि जब हमको कोई कंप्यूटर के साथ में कोई अदर डिवाइसेस कनेक्ट करने, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सब को बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, बाहर से कुछ और कनेक्ट करना है तो हमको इनपुट आउटपुट एड्रेस अलग से लगता है, क्योंकि जो पिछले वाला एड्रेस था वो मेमोरी के लिए था, ठीक है। तो मैं ये समझा सकता हूँ आपको इस तरीके से, देखो कि ये हम लोग का कंप्यूटर होता है और ये मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर और मेमोरी को जोड़ने के लिए जो एड्रेस लगेगा वो एड्रेस बस होता है, ठीक है। ये एड्रेस बस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को मेमोरी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज कि कोई प्रिंटर करके आईओ डिवाइस है, उसके साथ जोड़ना रहेगा तो एड्रेस अलग लगेगा। तो ये कौन सा एड्रेस लगेगा, आईओ एड्रेस। अब आपको समझ में आया। तो वो जो 16 बिट का एड्रेस किया था स्टूडेंट्स, हमने इतना जो डिस्कशन किया था यहाँ पे 16 बिट का, 16 बिट एड्रेस बस, दिस वाज यूजफुल फॉर कनेक्टिंग मेमोरी। इधर क्लियरली लिखा है मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस अलग होता है, आईओ एड्रेस अलग होता है, ठीक है। तो आईओ एड्रेस क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, आईओ एड्रेस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके। तो आईओ एड्रेस क्या है इसका, आईओ एड्रेस के लिए उसका 8 बिट है उसके पास। तो 8 बिट को वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, 2 raised to 8 इज 256, मींस उसके पास जो आईओ एड्रेस है वो है 256 आईओ पोर्ट्स का, ठीक है। 256 आईओ पोर्ट्स, आईओ एड्रेसेस उसके पास अवेलेबल है। एंड उसका रेंज फिर क्या होगा, उसी मेथड से करेंगे। कैसे, 8 है ना, तो 8 टाइम्स 0 डालो स्टूडेंट्स। यस, इधर करते 8 टाइम्स 0, 5 6 7 8, देखो ये 8 टाइम्स 0 हो गया। अब 4 0 बाइनरी में है, हेक्स में जब कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स इट विल बिकम अ सिंगल जीरो। वैसे ये 4 जीरो का हेक्स में एक सिंगल जीरो हो जाएगा। आई होप समझ रहा है। सो इट विल बिकम 0 0 इन हेक्स, ये देखो। वैसे ही मैक्सिमम हम लोग 8 टाइम्स 1 डालेंगे अभी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। 8 बार हमने 1 डाल दिया। और जैसे आपको सिखाया कि 4 बार 1 इज 1 टाइम एफ इन हेक्साडेसिमल, सेम ये भी एक एफ बनेगा। तो मैक्सिमम जो एड्रेस हो जाएगा वो एफ एफ इन हेक्साडेसिमल, सी दिस एफ एफ इन हेक्साडेसिमल। ओके, सो आई होप सबको समझा ये कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पास में जो आईओ एड्रेस है वो 8 बिट का है। दैट मींस 256 आईओ पोर्ट्स हम लोग उसके पास, आईओ एड्रेसेस है उसके पास में। और जो आईओ एड्रेस का रेंज है इट इज 00 हेक्साडेसिमल से एफ एफ हेक्साडेसिमल, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज उसके पास सीरियल कम्युनिकेशन भी है, ओके। सीरियल कम्युनिकेशन एक स्पेशल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, वो बिट बाय बिट जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है सीरियल कम्युनिकेशन और एक होता है पैरेलल। तो देखो सीरियल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, ओके। तो पैरेलल कम्युनिकेशन का मतलब ही बस, जो हम लोग बस बनाते हैं, देखो ये बस होता है। तो बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी वायर्स, देयर आर मेनी वायर्स एंड द इंफॉर्मेशन गोज पैरेलली इन ऑल द वायर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन। ये सब में होता है, ये तो बेसिक है, प्रोसेसर में होता ही है पैरेलल कम्युनिकेशन। स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि इसके पास सीरियल कम्युनिकेशन भी है। सीरियल कम्युनिकेशन में एक सिंगल वायर होता है, ओके, वो सिग्नल बाहर भेजता है, और एक वायर होता है जिससे सिग्नल अंदर आता है, ठीक है। मैं प्रोसेसर के टर्म्स में बना देता हूं कि सपोज दैट ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है स्टूडेंट्स। तो इससे सिग्नल बाहर जाएगा और इससे सिग्नल अंदर आएगा,
ठीक है, एक ही वायर से, अगर एक ही वायर से जा रहा है तब उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट सीरियल आउटपुट डेटा, इसको सीरियल इनपुट डेटा। ओके, सीड सॉर्ड, सीड मतलब सीरियल इनपुट डेटा, सीरियली प्रोसेसर के अंदर आ रहा है। स्टोर्ड मतलब सीरियली प्रोसेसर के बाहर जा रहा है, सीरियल आउटपुट डेटा। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पैरेलल कम्युनिकेशन में एक साथ बहुत सारे सिग्नल जाते हैं, बट इधर का एक ड्रॉबैक है कि बहुत वायर लगते हैं। एंड सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बिट बाय बिट प्रोसेसर ना, बिट बाय बिट प्रोसेसर से अपने जो डेटा है उसको बाहर भेजता है, तो इसमें वायर कम लगते हैं। तो जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए सीरियल कम्युनिकेशन बेटर है। जैसे कि सपोज आपके घर पे कोई इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, तो क्या बेटर होगा कि बहुत सारे वायर्स आए कि सिंगल एक वायर आए? ऑब्वियस है सिंगल एक वायर, क्योंकि बहुत सारे वायर आएंगे तो एक भी वायर ब्रेक हो गया तो पूरा सिग्नल खराब हो जाएगा। दूसरी चीज है कॉस्ट ज्यादा लगेगा, राइट, एंड इंस्टॉलेशन भी बहुत मुश्किल होगा करने के लिए। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रहेगा तो इट इज बेटर टू गो फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन रहेगा, सपोज 1-2 मीटर की डिस्टेंस पे करना है तो हम लोग पैरेलल बस भी यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो सीरियल का भी अपना इंपॉर्टेंस है, पैरेलल का भी है। तो अभी तक जो प्रोसेसर्स थे ना, उसमें 8085 के पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें पैरेलल तो ऑब्वियसली सब में रहता ही है, सीरियल नहीं था। 8085 में सीरियल कम्युनिकेशन भी ऐड हो गया, उसके लिए वो उसके फीचर में आ गया। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन एनेबल्स ट्रांसफरिंग डेटा सीरियली टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो म्यूपी लिखा है सब जगह पे माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन से बिट बाय बिट जो है डेटा अंदर भी आ सकता है, प्रोसेसर के बाहर भी जा सकता है। सीड एंड सॉर्ट, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। ओके, नेक्स्ट इट वर्क्स ऑन +5 वोल्ट पावर सप्लाई, सिर्फ 5 वोल्ट। देखो सिर्फ 5 वोल्ट पे ये प्रोसेसर चल जाता है। अगर आप अपने रिमोट कंट्रोल में एक सेल देखते हो, पेंसिल सेल, वो 1.5 वोल्ट का होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे 4 सेल लगा दिए तो 6 वोल्ट हो गया। तो 4 सेल से भी अपना प्रोसेसर चल जाएगा, इतना कम उसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्यूमुलेटर ना, ये एक रजिस्टर है स्टूडेंट्स। एक्यूमुलेटर वर्ड से डरो मत, आर्किटेक्चर वर्ड से भी डरो मत, बहुत ही सिंपल है इसका मीनिंग। एक्यूमुलेटर एक तरीके का रजिस्टर है। ओके, जैसे कि ध्यान से देखना, ये आपको सबको एएलयू तो मालूम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू क्या करता है स्टूडेंट्स? हम सबको मालूम है कि एएलयू दो नंबर्स को ऐड सबट्रैक्ट कर सकता है, राइट? ओके, तो जो एएलयू है ना, उसको डेटा सप्लाई करने के लिए एक रजिस्टर रहता है जिसका नाम है ए रजिस्टर, एंड वो एक डेटा सप्लाई करता है स्टूडेंट्स। और एक टेम्प रजिस्टर करके भी एक और टेम्पररी रजिस्टर, वो भी डेटा सप्लाई करता है। ठीक है, देखो ना, कोई भी चीज, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे एडिशन करना है, उसके लिए दो नंबर चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो पहला नंबर कौन प्रोवाइड करता है? ए रजिस्टर। और दूसरा नंबर कौन प्रोवाइड करता है? टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स को क्या होंगे, प्रोसेसर ऐड कर देगा, और जो भी उसका आंसर है ना, जो भी उसका आंसर है वो जाकर के किस में स्टोर होता है? ए रजिस्टर में ही स्टोर हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। यस, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। पहले वापस से बता रहा हूं, ये है एएलयू। एएलयू में ये ऐसा नॉच होता है बेटा, ये उसका सिंबल है एएलयू बनाने का, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू क्या करता है स्टूडेंट्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड वगैरह वो सब ऑपरेशंस परफॉर्म करके देता है। मैंने आपको बोला था कि एएलयू इज हार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, राइट? सो ये एएलयू को ऑफ कोर्स दो इनपुट चाहिए। वो दो इनपुट कहां से मिलते हैं? पहला इनपुट ए रजिस्टर से और दूसरा इनपुट टेम्प रजिस्टर से। नाउ ये दोनों इनपुट लिया, एएलयू ने उसको ऐड या सबट्रैक्ट कर दिया, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो किधर स्टोर होता है? ए रजिस्टर में स्टोर होता है। तो बेटा आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि ए रजिस्टर को जरा प्रायोरिटी मिला है, प्रेफरेंस मिला है। ओके,
इसी रजिस्टर ए को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। इसको ही बोलते क्या बेटा? एक्यूमुलेटर। अब आप बोलोगे सर ऐसा नाम क्यों दिया एक्यूमुलेटर, राइट? बिकॉज दिस रजिस्टर प्रोवाइड वन ऑफ द ऑपरेंड। आपको मालूम है ऑपरेंड ये वर्ड हमने यूज किया था, जैसे मैंने बताया था कि सपोज हम लिखते हैं एड बी, तो एड बी में क्या होता है कि बी का कंटेंट बाय डिफॉल्ट ए से ऐड होता है एंड आंसर ए में स्टोर हो जाता है। ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था ऐड बी। इसमें बेटा ए की बी लिखा है, दूसरा फिर किसके साथ ऐड करेंगे? बाय डिफॉल्ट वो ए के साथ ऐड होता है, ठीक है? इधर भी प्रेफरेंस ए को मिला तो ए प्लस बी होगा, आंसर ए में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये ए और बी को बोलते थे क्या? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स। सो एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर which provides one of the operand, which provides one of the operand and accumulates the result in it, and accumulates the result in it। तो जो भी रिजल्ट है वो ए में ही आ जाता है, उसके लिए इसका नाम पड़ा एक्यूमुलेटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, सो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब डायग्राम होता है। यस, सिंपल। आर्किटेक्चर का मतलब सिंपली एक डायग्राम या इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। ओके, सो एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर विच प्रोवाइड्स वन ऑफ द ऑपरेंड एंड एक्यूमुलेट्स द रिजल्ट इन इट। एक्यूमुलेटर एक ऑपरेंड हमेशा प्रोवाइड करता है और जो भी रिजल्ट है वो खुद ही में स्टोर कर देता है। सिंपल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज ओके, सो अगले फीचर्स देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इट हैज ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट। उसके पास क्या है? ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट है। अब इसका मीनिंग क्या होता है देखो। तो स्टूडेंट्स, ये सपोज हमारा प्रोसेसर है 8085। ओके, और हर एक डिजिटल सर्किट को ना क्लॉक की जरूरत होती है। ओके, टाइमिंग की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट है, उसको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई थोड़ा सा आगे चल और उसके बाद में राइट ले। अब ये उसको समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा आगे चल मतलब कितनी देर आगे चल? बिल्कुल भी समझेगा नहीं। ओके, बट मैंने अगर उसको ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूं कि रोबोट भाई तेरे अंदर एक क्लॉक चल रहा है, इंटरनल क्लॉक चल रहा है, वो क्लॉक के अंदर के 50 साइकिल काउंट कर, 50 साइकिल तक सीधा जा और फिर राइट मार। तो वो क्या करेगा? इंटरनली एक क्लॉक चल रहा है। ओके, वो क्लॉक के 50 साइकिल्स तक वो काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 जो भी स्पीड है उसका, उसके बेसिस पे 50 साइकिल काउंट करने के बाद वो राइट ले लेगा। राइट, सो ये इंपॉर्टेंस है क्लॉक का। एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स। तो कोई भी डिजिटल सर्किट के अंदर क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो 8085 के पास क्या था? ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑसिलेटर सर्किट? ओके, circuit which produces clock signal। ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा सर्किट जो क्लॉक तैयार करता है, उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटर सर्किट। तो 8085 के पास ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट था, मतलब इसके चिप के अंदर ही ऑसिलेटर सर्किट था स्टूडेंट्स। ओके, अब ये क्या होता है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स? देखो, ये ऑसिलेटर सर्किट को ना हम लोग एक क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ओके, इतना छोटा सा रहता है क्रिस्टल, और क्रिस्टल ना वाइब्रेट होता है। तो वो क्रिस्टल का वाइब्रेशंस ऑसिलेटर सर्किट को मिलता है, और ऑसिलेटर सर्किट वो वाइब्रेशंस को यूज करते हुए क्लॉक सिग्नल तैयार कर देता है। क्लॉक सिग्नल ये होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्लॉक। ओके, तो ये क्लॉक की जरूरत हर एक डिजिटल सर्किट को होती है। आई होप यहां तक क्लियर है। ये क्या समझा कि पहले बात ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है? ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है? उसको एक हम लोग क्रिस्टल लगाते हैं, वो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है, क्रिस्टल के वाइब्रेशंस को ये ऑसिलेटर सर्किट एक क्लॉक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है, और ये क्लॉक सिग्नल प्रोसेसर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑसिलेटर सर्किट ना कोई कोई प्रोसेसर में तो इंटरनल होता है, ऑन चिप होता है, किसी किसी में ऑन चिप नहीं होता तो बाहर से अलग से लगाना पड़ता है। जैसे कि 8085 में ये इंटरनल था, लेकिन 8086 में ये इंटरनल नहीं था स्टूडेंट्स। सो जो इसके बाद वाला प्रोसेसर ना कुछ इस तरीके का था, 8086, उसमें ना सर्किट बाहर अलग से लगाना पड़ता था। ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट में क्या लगता है स्टूडेंट, फिर से देखो, ये क्या हो गया, क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का सिंबल है, ये वाइब्रेट होएगा और इससे क्या तैयार होएगा, क्लॉक। ओके, तो 8086 में ये ऑन चिप नहीं होने के वजह से इसको बाहर से लगाना पड़ता था। तो ये ऑसिलेटर सर्किट, उसको हमने क्रिस्टल कनेक्ट किया हुआ है, उससे क्लॉक सिग्नल तैयार होगा और वो मिलेगा 8086 को। तो इसका मतलब 8085 को एक बड़ा एडवांटेज है कि इसके पास खुद का इंटरनली एक ऑसिलेटर सर्किट था, तो बाहर से इसको लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ 8085। ठीक है, तो उसके लिए लिखा क्या, इट हैज ऑन चिप oscillator circuit. I hope this point is very clear. For every point I am trying to explain in deep कि उस point का meaning क्या है students. Okay, next is it provides 74 different instruction. तो हम लोग इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे 74 इंस्ट्रक्शंस हम सीखेंगे। All 74 we will study. Okay, next is it has 40 external pins, DIP, DIP का मतलब होता है डुअल इनलाइन पैकेज। ये ऐसा दोनों साइड से, ये उस तरफ से भी पिंस है, इस तरफ से भी पिंस है। देखो ऐसे कितने पिंस थी, 40, 20 इस तरफ, 20 उस तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज इट हैज 8 8-bit रजिस्टर्स एंड 2 16-bit रजिस्टर्स। तो स्टूडेंट, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररीली। यस, तो ऐसे कितने रजिस्टर्स थे उसके पास, 8 रजिस्टर, 8 बिट के 8 रजिस्टर्स थे, एंड बड़े 16 बिट के 2 रजिस्टर्स थे। ठीक है, सो ये हो गए उसके रजिस्टर्स का काउंट। एंड लास्ट इज अबाउट द इंटरप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर ना टोटली 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स है एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है। तो देखो, इट एक्सेप्ट्स 5 हार्डवेयर इंटरप्ट एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में RSTN, RST stands for restart, RST stands for restart here, restart N, where N stands from 0 to 7। देखो 0 to 7 आप करोगे तो 80 आएगा, राइट। तो RST 0, RST 1, RST 2, ऐसे RST 7 तक इंटरप्ट्स थे, और उसका नाम, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है स्टूडेंट्स। ओके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट RST 0 to 7, ये सब के सब क्या थे, नॉन मास्केबल एंड वेक्टर्ड। ये सब टर्म्स हम पहले के सेशंस में कर चुके हैं। नॉन मास्केबल मतलब क्या, हाई प्रायोरिटी, जैसे आया उसको रोक नहीं सकते स्टूडेंट, उसको सर्विस देना ही पड़ेगा, उसको बोलते थे नॉन मास्केबल। एंड वेक्टर्ड मतलब जिसका ISR एड्रेस हमको मालूम है, ISR इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वो एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम लोग वो जो इंटरप्ट आ रहा है उसको सर्विस दे सकते हैं। जैसे मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से इंटरप्ट आया, हमको क्या करना है, हमको मतलब प्रोसेसर, मैं प्रोसेसर हूँ और ये एक इंटरप्ट आया, देखो जैसे ये इंटरप्ट आया मेरे को इसका काम करके देना है, मेरे काम करके देना मतलब सर्विस करके देना है इसको। ठीक है, तो इसको सर्विस देने के लिए मेरे पास में एक प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम को बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अगर वो ISR का, वो प्रोग्राम का एड्रेस मुझे मालूम है, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर्ड। अगर वो एड्रेस ही मुझे मालूम नहीं तो मैं उसको सर्विस कैसे दूं, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम नॉन वेक्टर्ड। ठीक है, तो सिंपल दो टर्म्स है, इट इज नॉन मास्केबल एंड वेक्टर्ड। ठीक है, तो RST stands for restart N, and these are non maskable and vectored। हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट 5 थे, उसमें पहला है ट्रैप, जिसको RST 4.5 भी बोलते हैं, फिर RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। ये टोटली 5 इंटरप्ट है। ठीक है,
तो उसमें जरा पहले वाला देखते हैं, ट्रैप, जिसका दूसरा नाम है RST 4.5। ये था नॉन मास्केबल एंड वेक्टर, इसके जैसा ही है। नॉन मास्केबल एंड वेक्टर मतलब हाई प्रायोरिटी, और वेक्टर मतलब एड्रेस भी पता है। नेक्स्ट चीज, बाकी के ये तीन है ना, अब ये मास्केबल एंड वेक्टर हो गए। मास्केबल मतलब लो प्रायोरिटी, बट इनका वेक्टर मालूम है। एंड INTR सबसे लास्ट में गया गुजरा बेटा। यस, इसका ना तो ये मास्केबल भी है, मतलब प्रायोरिटी भी कम है, एंड वेक्टर्ड भी नहीं है, नॉन वेक्टर्ड, मतलब इसका एड्रेस भी हमको पता नहीं है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, क्या समझा बेटा इसमें आपको सबको, कि देर आर टोटली 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कौन से 8? RST 0 से RST 7 तक। और ये कैसे है? ये है नॉन मास्केबल। नॉन मास्केबल मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है, एंड वेक्टर्ड मतलब इनका जो एड्रेस है वो प्रोसेसर को मालूम है, तो प्रोसेसर उनको इजीली सर्विस दे सकता है। ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट 5 है। उसमें पहला है ट्रैप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज RST 4.5। RST 4.5 ये ट्रैप जो है वो भी इसके जैसा सेम लिखना है, नॉन मास्केबल एंड वेक्टर्ड। अब उसके बाद आएगा RST 7.5, 6.5, 5.5। ये जो तीन इंटरप्ट्स है, ये है मास्केबल एंड वेक्टर, मतलब इसको रोक सकते हैं, इनका प्रायोरिटी इतना हाई नहीं है, ये आएगा तो इसको रुका सकते हैं, अपना प्रोसेसर खुद का काम कर लेगा, बाद में उनको सर्विस देगा। ठीक है, सो मास्केबल एंड वेक्टर। लास्ट चीज INTR। INTR जो है वो है मास्केबल एंड नॉन वेक्टर्ड, मतलब उसका प्रायोरिटी भी कम है और उसका एड्रेस भी पता नहीं है। जब एड्रेस पता नहीं होता तो प्रोसेसर क्या करता है, वो डिवाइस से कोई बोलता है कि भाई तेरा एड्रेस दे, फिर डिवाइस अपना एड्रेस देगा और बाद में प्रोसेसर उसको सर्विस देगा। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ 8085। लेट अस रिवाइज वंस मोर। सभी फीचर्स को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। सी लेट अस रिकलेक्ट। पहला फीचर था कि 8085 इज एन 8 बिट प्रोसेसर, 8 बिट का प्रोसेसर है। दूसरा था कि उसके पास 3 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, उसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है या जो स्पीड है जिस पे प्रोसेसर वर्क करता है, इट इज ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज। एंड थर्ड हमने देखा जो एड्रेस बस है वो 16 बिट का एड्रेस बस है उसके पास। ओके, नेक्स्ट इज उसका जो इनपुट आउटपुट है, IO एड्रेस है, वो 8 बिट का है उसके पास में। देन सीरियल कम्युनिकेशन में काम कर सकता है, प्लस 5 वोल्ट के सप्लाई पे काम करता है। एंड उसका एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है। एक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल रजिस्टर, यस, ओके, विच प्रोवाइड्स वन ऑफ द ऑपरेंड, एक इनपुट वो देता है और रिजल्ट भी उसके अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी के अंदर आके स्टोर होता है, उसके लिए नाम पड़ा एक्यूमुलेटर। आफ्टर दैट हमने देखा कि उसके पास ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट है, मतलब उसके चिप के अंदर ही ऑसिलेटर क्लॉक जनरेटर है। ऐसा सभी प्रोसेसर में नहीं होता, इसके बाद वाला प्रोसेसर हायर वर्जन, इसके नेक्स्ट प्रोसेसर में भी वो फीचर नहीं था जो 8085 के पास है। इट प्रोवाइड 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस इसके पास में है। 40 पिन का IC है, डुअल इन पैकेज बोलते हैं हम। It has 8 8-bit registers and 2 16-bit registers। तो 8 बिट के 8 रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर सबको मालूम है क्या होता है, 8 8-bit registers and 2 16-bit registers। एंड लास्ट इज इंटरप्ट्स, तो उसके पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फीचर्स है ये तो हो चुके, बट इनके ऊपर और डीप में हमको स्टडी करना है, तो ये क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी आप सबको। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ये जो डायग्राम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कैसे बनाना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एंड फीचर्स जो दिया है उसी को यूटिलाइज करेंगे, जो अभी 12 फीचर्स हमने किए स्टूडेंट, उनको ही यूटिलाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं। वेरी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंड हम सब मिलके बना लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कंसेप्ट क्या है बेटा, आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर या फिर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड ये
फंडामेंटल कंसेप्ट है, सभी बच्चे को आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके अंदर, इसमें हम बनाएंगे 8 बिट इंटरनल डेटा बस। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा, वो है दैट वी विल बी मेकिंग 8 बिट इंटरनल डेटा बस। ये बेटा पॉइंट नंबर 1, फीचर के पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा था कि इट हैज 8 बिट का इंटरनल डेटा बस। ओके, तो आप फीचर में आप मार्किंग कर सकते हो, वही सब पॉइंट्स को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। यस, एक पॉइंट देखा था जिसमें लिखा था इट हैज एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। तो उसके लिए हम ये एरिया में ना ALU बनाएंगे पहले। ठीक है, सो आई एम मेकिंग ALU, सी दिस, ये ALU हो गया स्टूडेंट्स। ALU का फुल फॉर्म सबको मालूम है, इट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, अब इसमें 2 इनपुट होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो उसका 2 इनपुट मैं यहां बना रहा हूं। ओके, ACC मतलब एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, ए रजिस्टर एक्यूमुलेटर स्टूडेंट्स, और ये टेम्प रजिस्टर भी 8 बिट का है। ठीक है, सो यहां से स्टूडेंट्स एक इनपुट गया इसको सीधे, और यहां से उसका दूसरा इनपुट गया। आई होप समझ रहा है सबको। यस, एंड इसका जो आउटपुट है सीधे ये इंटरनल डेटा बस पे कनेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ इंटरनल डेटा बस से ही ये भी कनेक्टेड होते हैं, और एक्यूमुलेटर जो है इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं, उसके लिए इस पे बाई डायरेक्शनल बस लगाया है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो ALU को 2 इनपुट चाहिए, एक इनपुट एक्यूमुलेटर से, दूसरा टेम्प रजिस्टर से आ रहा है, इतना तो आपको समझा रहेगा। अब बेटा इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, मोस्टली इट गोज एंड स्टोर इन एक्यूमुलेटर ना। तो हमने क्या किया, उसका रिजल्ट इधर डाल दिया, और इंटरनल डेटा बस की मदद से हम उसको फिर से एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। सिंपल, यहां से डेटा जाएगा इधर, इधर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्यूमुलेटर को डबल एरो इसलिए दिया है क्योंकि उसमें हम इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे रीड करना पड़ता है कि एक्यूमुलेटर में क्या है, अभी एट दिस टाइम ए रजिस्टर में क्या है। तो उसके लिए हमने उसको डबल एरो लगाया है। टेम्प रजिस्टर को रीड करने की जरूरत पड़ती नहीं कभी, तो उसके लिए उधर सिंगल एरो है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब ALU के ऊपर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। ओके, फ्लैग रजिस्टर ये भी 8 बिट का होता है। ओके, अब ALU ना इसको अपडेट करता है हर बार, कोई भी ऑपरेशन होने के बाद ALU इसको अपडेट करता है, और ये फ्लैग रजिस्टर को भी हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, इसको हम लोग रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस फ्लैग रजिस्टर इज यूजफुल। तो सपोज स्टूडेंट्स हमको 2 नंबर का एडिशन करना है, जैसे कि 10101100 11111110, ये दोनों नंबर्स का हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, एडिशन करना है। ठीक है, सो लेट अस रिकलेक्ट द रूल्स ऑफ एडिशन। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है, 11th स्टैंडर्ड में किया है बेटा। सो ये सपोज A है, ये B है, एंड सम एंड कैरी, लेट अस रिकलेक्ट। 00011011. Okay, so 0 plus 0, sum is 0, carry is 0. When we add 0 and 1, 0 plus 1 is 1,
carry is 0. 1 plus 0 is also 1, again carry is 0, but 1 plus 1 is, see 1 plus 1 of course 2 है, बट बाइनरी में तो 2 नहीं लिख सकते, यस ये तो डेसिमल है, तो बाइनरी में 2 को 0 1 लिखा जाता है स्टूडेंट्स। अब वही कन्वेंशन यूज करो ना, 1 क्या था कन्वेंशन मेरा, शॉर्टकट याद है 1 2 4 एंड 8, राइट, ये रेफरेंस नंबर्स थे स्टूडेंट्स। अब मेरे को 2 लिखना है, सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या करूंगा, 2 चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 से, यस तो 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1 0, तो ये सम हो गया और ये कैरी हो गया, ओके। सो व्हाट इज 1 plus 1, 1 plus 1 is 0 carry 1, always remember sum is 0 carry is 1, okay, 1 plus 1 is 0 carry 1, ठीक है। ये 11th में हुआ है, तो मैंने फिर भी रिवाइज करवा दिया है बस। सो हमको सपोज इसको ऐड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 0 plus 0 is a 0, just remember two things, 1 plus 1 is 0 carry 1 and 1 plus 1 plus 1 आ गया अगर, तो इट इज 1 कैरी 1, ठीक है, ये रूल इंपॉर्टेंट है बस, बाकी आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब सिंपल है, बेसिक एडिशन होता है, खाली इधर आके थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को बस। 0 plus 0 is a 0, 0 plus 1 is 1, इधर देखो अभी 1 plus 1 आया, 1 plus 1 is 0 carry 1, तो देखो 1 plus 1 is 0 carry 1, अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा था मैं। अब देखो 1 plus 1 plus 1 वो भी लिखा है रूल, तो कोई टेंशन नहीं, 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1, ओके। अब देखो 1 plus 0 तो 1 ही होता है, तो ये 0 छोड़ दो, 1 plus 1 0 carry 1, 1 plus 1 plus 1 again 0, 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1, just a minute, फिर से देखते बेटा यहां से, 1 plus 1 is 0 carry 1 and 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1, okay, then 1 plus 1 is 0 carry 1, okay, and last 1 plus 1 plus 1 is 1 carry 1, okay। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने ऑब्जर्व किया है कि ये कितने बिट का नंबर था, 8 बिट का, यस 8 बिट का नंबर था, ये भी 8 बिट का नंबर है, ओके, बट आंसर जो फाइनल बना, अब गिनो कितने बिट होगा, ये 8 और एक ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा बिट है ये किधर स्टोर करेंगे, राइट, तो ये स्टोर होएगा फ्लैग रजिस्टर में। अब समझो फ्लैग रजिस्टर का यूज क्या है स्टूडेंट, ये जो एक्स्ट्रा बिट है ये कहां स्टोर होएगा, फ्लैग रजिस्टर में, जो मैंने यहां बनाया है फ्लैग रजिस्टर, ओके। तो एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एडिशन का कंसेप्ट है, 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन है, ओके। तो दो 8 बिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, एंड जो फाइनली एक कैरी बच जा रहा है उसको स्टोर करने के लिए हमको एक और रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, वो रजिस्टर है अपना फ्लैग रजिस्टर, ओके। तो ये जो फ्लैग रजिस्टर है इसमें हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। तो ये इतना पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक पॉइंट लिखा था कि इट हैज 8 बिट रजिस्टर्स एंड 2 16 बिट रजिस्टर्स, वो भी एक पॉइंट लिखा था फीचर में, तो अब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसमें हम लोग 8 बिट रजिस्टर्स एंड 2 16 बिट रजिस्टर्स बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ओके, ये 8 बिट के 8 रजिस्टर्स है, ये 2 16 बिट रजिस्टर्स यहाँ पे बनाऊंगा, तो ध्यान देना, डब्ल्यू जेड, ओके, बी सी डी ई
HL, ये नाम से रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स का मतलब बेटा आपको मालूम है डेटा स्टोर करके करने के काम में आता है। ओके, सब 8 बिट के हैं, तो आप कॉर्नर में 8 लिख सकते हो यहाँ पे। अब ये दो 16 बिट के रजिस्टर है जिसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर, 16 बिट का ये, एंड प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 बिट का है। ओके, एंड एक लास्ट में आता है इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर। सब धीरे धीरे समझेगा। ओके, सो जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे WZ, ये है ना टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, ये सबका जो थियोरी है ना स्टूडेंट्स, वो पूरा यहाँ पे रेडी है सीधे। ये देखो, एक एक कंसेप्ट हमको थियोरी वाइज करना है आगे जाके, बट सबसे पहले तो हमको सीखना पड़ेगा ना ये डायग्राम कैसे बनाना है। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तो हर एक इंफॉर्मेशन का ना थोड़ा थोड़ा, हर एक कंटेंट का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा। डीप में हम लोग आगे के लेक्चर में जाएंगे। तो आज हम लोग खाली इसको पहले बनाना सीखेंगे। जितना होता है आप ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए। ओके, एट अ टाइम ये पूरा एक साथ क्लियर नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर तक ये पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट। ठीक है, सो ये WZ क्या है? WZ इज अ टेम्पररी रजिस्टर। यहाँ पे बेसिकली प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर मैं यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं कर सकता। कंप्यूटर खुद के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ये WZ रजिस्टर्स को यूज कर सकता है, प्रोसेसर खुद यूज कर सकता है, लेकिन प्रोग्रामर इसको यूज नहीं कर सकता। मतलब आप बोलोगे कि एड W, ये अलाउड ही नहीं है। एड W अलाउड नहीं है, एड B अलाउड है। एड B का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? A और B ऐड होंगे, आंसर A में स्टोर होगा, दिस इज अलाउड। ठीक है, लेकिन एड W अलाउड नहीं है, बिकॉज W और Z का एक्सेस ये यूजर के पास नहीं है। यूजर WZ को यूज नहीं कर सकता। तो कौन यूज कर सकता है WZ को? प्रोसेसर खुद के काम के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बाकी रजिस्टर कौन से, BCDEHL, मतलब इन सबको आप यूज कर सकते हो। इधर B के जगह पे D लगा सकते हो, D के जगह पे E लगा सकते हो। तो ये सब आपको अवेलेबल है यूज करने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का 8 बिट के 8 रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर, स्टैक करके एक मेमोरी हमने किया था बेटा, स्टैक मेमोरी। इट इज इट पॉइंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड द स्टैक पॉइंटर क्या होता है बेटा? इट पॉइंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द स्टैक मेमोरी। स्टैक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी which operates in last input first output manner. तो लेट अस सी कि स्टैक का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो stack is a special memory. See this, I'm drawing the stack first. So ये stack देखो, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान देना होगा आपको। ये stack मेमोरी है। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टैक का एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में हमने, कि स्टैक में क्या होता है, बुक्स एक के ऊपर एक रखते हैं ना। तो जैसे बचपन में आप जाते थे चेकिंग के लिए, बुक्स दे रहे थे, तो आप एक के ऊपर एक रख देते थे, और लास्ट में जो बच्चा आता था ना, वो बुक उठाता था और बीच में डाल देता था। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो रखेगा पहले वही निकलेगा। यस, उसका ही वही बुक चेक होगा। तो सेम टाइप का ये मेमोरी है, स्टैक मेमोरी, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसका एड्रेस को एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, 1000, 1001, 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये नंबरिंग मैंने दे दिया। ये कौन सा मेमोरी है? स्टैक। ओके, सो नाउ सपोज कि पहले से कुछ इंफॉर्मेशन इसमें था, 81, 16, 23, 82, 51, 92, ये पहले से था, और ये खाली है, ऊपर का जगह खाली है। तो
ये है अपना स्टैक पॉइंटर, एसपी स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या है? स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर है, ये देखो यहाँ पे। बट इसमें स्टोर क्या होगा? इसमें क्या स्टोर होगा? ये एड्रेस स्टोर होगा 1004। तो इन शॉर्ट स्टैक पॉइंटर जो हमने बनाया ना बेटा पीछे, उसमें है 1004। आई होप समझ में आ रहा है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है? इट स्टोर्स टॉप ऑफ स्टैक, एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक क्या है फिलहाल? 1004। उसका एड्रेस किस में स्टोर होता है? स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाता है। वेरी इजी, ठीक है। नाउ अब ये जो स्टैक है ये स्पेशल टाइप का मेमोरी है, विच इज लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट पॉइंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक या फिर इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। वेरी इजी। अब बेटा इसमें इंफॉर्मेशन कुछ डालेंगे ना, तो उसको बोलते हैं पुश, और बाहर निकालेंगे तो बोलते हैं पॉप। समझा? तो स्टैक के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ डालेंगे तो बोलते हैं पुश, स्टैक से बाहर निकालेंगे तो बोलते हैं उसको पॉप, ठीक है। तो सपोज दैट हमने कुछ इसके अंदर पुश करना है, कुछ तो वैल्यू इस पे डालनी है। सपोज मेरे को इसके अंदर वैल्यू 28 डालना है, पुश 28। तो पुश 28 में क्या होगा? मेरे को बोलो कि ये स्टैक पॉइंटर पहले इधर जाना चाहिए, करेक्ट है, और फिर ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर जाएगा। क्लियर है ये? तो देखो स्टैक पॉइंटर ऊपर जाना है, मतलब इसका एड्रेस अभी क्या चल रहा था? 1004 चल रहा था, यस। तो ये किधर पहुंचना चाहिए? 1003 पे पहुंचना चाहिए। तो जैसे ही पुश 28 होगा ना, तो उधर क्या होगा? स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा है सबको। स्टैक पॉइंटर 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, इसका मतलब ये जो स्टैक पॉइंटर है वो इधर पहुंच जाएगा। अभी जो 1004 पे था अब वो पहुंच जाएगा 1003 पर, ठीक है। एंड राइट का मतलब क्या होता है? ये 28 इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। पुश हो गया। पुश ऑपरेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टैक के अंदर जाता है। कैसे जाता है बेटा? पहले होता है स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 होता है। ये जो स्टैक पॉइंटर है ये 1 से माइनस होके ऊपर चले जाता है, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर हो जाता है। ये पुश हो गया। अब पॉप, पॉप का मतलब क्या? सपोज मैंने बोला पॉप ए, पॉप ए बोला मतलब अब जो भी स्टैक के अंदर ऊपर वाला डेटा है, सबसे ऊपर वाला डेटा है, वो ए में आएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि इधर से इंफॉर्मेशन मैं निकाल के कहीं पे तो स्टोर करूंगा। तो पॉप ए का मतलब स्टैक में जो भी टॉप में वैल्यू है वो निकल के ए में स्टोर हो जाएगा। सिंपल, राइट। तो मुझे बोलो पहले क्या करेंगे? हम लोग रीड करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे राइट लिखा ना, वैसे अब हम क्या करेंगे? रीड। रीड का मतलब ये 28 आ चुका यहाँ पे, यस, ए में स्टोर हो गया। अब मुझे बताओ कि अगर 28 निकल गया, राइट, तो अब टॉप पे क्या है? टॉप पे बन गया 92, यस। तो ये स्टैक पॉइंटर फिर से नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि अब नया जो टॉप है वो है 92, राइट। तो मुझे बोलो, जस्ट अ मिनट, ये क्या करेंगे? इसको हटा दिया बेटा, क्योंकि ये तो निकल गया बाहर, करेक्ट। और अब ये जो स्टैक है वो फिर से यहाँ पे आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि ये नया टॉप हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपने गेस कर लिया रहेगा, रीड एंड स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1। स्टैक पॉइंटर 1 से बढ़ के ये 1003 था, फिर से क्या बन गया? 1004, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था। आई होप ये सबको समझ में आया पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन कैसे होता है। ओके, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं कि स्टैक कैसे काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टैक इज अ स्पेशल मेमोरी विच ऑपरेट्स इन लीफो मैनर। लीफो मतलब लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, जो सबसे लास्ट में रखा वही सबसे पहले निकलेगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने ये स्टैक बनाया, उसको एड्रेस दिया है 1000 से 1009 तक, यस। और सपोज कि वो पहले से थोड़ा भरा हुआ था, 92 तक उसका भरा हुआ था वो वैल्यू।
तो ये जो स्टैक एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर मतलब इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। तो एसपी में क्या रहेगा, ये एड्रेस रहेगा स्टूडेंट्स 1004, ये एड्रेस रहेगा, ठीक है। नाउ ये तो पहले से बना हुआ था, अब मैंने क्या किया, पुश ऑपरेशन कर दिया, पुश 28। जैसे पुश 28 किया, इसका मतलब ये 28 जाकर के बैठेगा यहां पर, राइट। तो यहां पर बैठने के लिए पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1, क्योंकि अगर इधर ही रह गया ना तो ये 28 इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहा है। यस, तो पहले तो ये पॉइंटर ऊपर जाना चाहिए, तो स्टैक पॉइंटर 4 से 3 जाना चाहिए, तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 होके इधर आएगा और ये 28 यहां स्टोर हो जाएगा। हो गया पुश ऑपरेशन। पॉप करते वक्त क्या होगा, पहले ये अभी पॉइंटर इधर है, ये 28 पहले रीड होगा, यस, तो रीड लिखा और ये निकल गया ना, तो अब ये वापस से नया टॉप 92 है, तो ये नीचे आना चाहिए, उसके लिए उधर इंक्रीमेंट। ओके, तो ये चाहिए, तो ये पार्ट आप पीछे रिवाइंड करके वापस देखो, तब समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, तो ये स्टैक पॉइंटर सबको समझ में आया। मैंने ये एक ब्लॉक के लिए मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है। ये एक अलग से एरिया है, एक रजिस्टर है जहां पे हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। और बेटा ये इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर लिखा है ना, ये इन दोनों को ही के लिए काम में आता है। जैसे स्टैक पॉइंटर में आप देख रहे हो इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1, यस, ये कौन करता है, ये इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर करता है। तो दो चीज हो गई अपनी। अब लास्ट रह गया इसमें एक प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने कुछ एक प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मूव ए कॉमा बी, एड बी, मूव सी कॉमा बी, सब्ट्रैक्ट सी। अब इन सब का कुछ तो एड्रेस होगा स्टूडेंट्स, 1001, 1002, 1003, 1004, एक कुछ तो एड्रेस होगा प्रोग्राम का भी, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सी दिस इज प्रोग्राम काउंटर। सपोज कि इसका एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोसेसर, क्या काम कर रहा है अभी फिलहाल, बी का वैल्यू ए में डाल रहा है, मूव ए कॉमा बी पे काम चल रहा है। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या रहेगा मालूम है, अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, मेरे को बोलो इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन क्या है, 1002, तो प्रोग्राम काउंटर में रहेगा 1002, सिंपल, समझा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है उसका जो भी एड्रेस है वो इसमें स्टोर होता है। जैसे ये वाला जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका अगला एड्रेस क्या है 1002, वो इसमें स्टोर होएगा। जब इसका एग्जीक्यूशन चालू है तो इसका अगला क्या है 1003, वो इसमें स्टोर होएगा। आई होप समझ रहा है। अगर इसका एग्जीक्यूशन चल रहा रहेगा, यस, इसको प्रोसेसर काम कर रहा है इसके ऊपर, तो उसके बाद में कौन सा इंस्ट्रक्शन है, सब बी सब सी, उसका एड्रेस क्या है 1004, तो प्रोग्राम काउंटर में क्या रहेगा 1004। तो इन शॉर्ट प्रोग्राम काउंटर क्या करता है स्टूडेंट्स, इट्स हैव एड्रेस, इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, सिंपल। ओके बेटा, हर एक चीज का डिटेल इधर देखना है, देखो आगे जाके प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये सबका डिटेल हम लोग को आगे जाके देखना है। ओके, सो आई होप पहले ये बनाना तो सीख जाए, राइट। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको बनाने को टाइम लगता है। नेक्स्ट, अब इन सब के लिए, ये इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक मक्स लगता है, मल्टीप्लेक्सर। ये 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सर की मदद से ना बेटा, इनमें से जो भी है उसका डेटा सिलेक्ट होता है और एड्रेस बस पे चले जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज ऐड बी बोला, थोड़ा अभी ध्यान देना, ऐड बी, तो ऐड बी का मतलब ए और बी ऐड होते हैं स्टूडेंट, और आंसर ए में स्टोर होता है, करेक्ट।
तो जैसे ही ऐड बी हुआ ना बेटा, तो ये मक्स क्या करेगा, ये बी को सिलेक्ट करेगा और बी का कंटेंट उठाएगा और इधर से उसको टेम्प में डाल देगा। तो बेटा इसमें बी आ गया, ए ऑलरेडी था, अब ये ए और इसमें जो बी था वो इधर जाएगा, दोनों ऐड होएगा और रिजल्ट आएगा, स्टोर होएगा ए में। फिर से बताता हूं, ऐड बी बोला तो क्या होगा, ए और बी का कंटेंट ऐड होएगा, तो बी यहां पर है, यस। तो मक्स क्या करेगा, ये बी को सिलेक्ट करेगा, बी का डेटा निकालेगा निकालेगा और बी का डेटा इधर से आकर के इधर स्टोर होएगा टेम्प में। तो अब मेरे को बोलो, एक्यूमुलेटर में तो ए है ऑलरेडी और टेम्प में बी आ गया, ये ए और बी ऐड होगा, उसका जो भी आंसर है वो यहां से घूम के इधर ए में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। तो अब हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, उसको नंबरिंग कर दे। सबसे पहले हम लोगों ने ये इंटरनल डेटा बस बनाया स्टूडेंट, इसको 1 दे देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैं 2 दे देता हूं, पूरे स्ट्रक्चर को, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, सब अब फीचर्स के ही पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये बनाया 8 8-बिट रजिस्टर्स एंड 2 16-बिट रजिस्टर्स, ये थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज, ऊपर 2 ब्लॉक बना देते हैं हम लोग, एक इंटरप्ट कंट्रोल है और एक सीरियल बस। तो ये इंटरप्ट कंट्रोल के लिए, और ये सीरियल कंट्रोल। ओके, सिंपल है, 2 चीज इजी हो जाएगी। तो यहां पे लिखा इंटरप्ट कंट्रोल एंड यहां पे सीरियल कंट्रोल, ठीक है। सो कितने इंटरप्ट थे स्टूडेंट्स, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे, ठीक है। बाई डायरेक्शनल एरो बना देते हैं इधर भी। ये पहले कर देते हैं, सीरियल इनपुट डेटा SID एंड सीरियल आउटपुट डेटा SOD, ये हो गया। प्रोसेसर के अंदर कुछ आ रहा है तो SID सीरियल इनपुट डेटा, प्रोसेसर से बाहर कुछ जा रहा है तो SOD सीरियल आउटपुट डेटा। ओके, एंड इंटरप्ट कंट्रोल में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे स्टूडेंट्स। तो आपको याद करना पड़ेगा 5 हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से थे। एक था ट्रैप, यस, फिर था RST 7.5, और क्या था RST 6.5, और था RST 5.5, और एक था INTR। देखो 5 बना दिए मैंने, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। देखो इनपुट आउटपुट भी समझो बेटा, ये प्रोसेसर बना रहा हूं मैं, तो इंटरप्ट बाहर से आएगा ना, मैं प्रोसेसर हूं, यस मैं प्रोसेसर हूं, तो यहां से इंटरप्ट आएगा ना, तो इसके लिए इंटरप्ट अंदर की तरफ। देखो इनकमिंग है सब, बच्चे कुछ भी बनाते बाहर की तरफ अंदर की तरफ। अब जरा समझ के करोगे तो क्लैरिटी आएगी, इंटरप्ट हमेशा अंदर की तरफ होगा। जैसे SID सीरियल इनपुट डेटा, बच्चा इधर भी उल्टा लिख के आता है, सीरियल इनपुट डेटा रे अंदर आ रहा है प्रोसेसर के, सीरियल आउटपुट डेटा बाहर जा रहा है प्रोसेसर के, ये पूरा प्रोसेसर है अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक पिन इस पे और बनानी है बेटा, वो है INTA बार, INTA बार, ठीक है। INTA बार क्या होता है, यस, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे आपको मालूम है INTR ये नॉन वेक्टर्ड है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक डिवाइस है, इसने मेरे को इंटरप्ट दिया, मैं प्रोसेसर, ये डिवाइस, डिवाइस ने मेरे को इंटरप्ट दिया और ये नॉन वेक्टर्ड है, इसका एड्रेस मेरे को मालूम नहीं। अगर मेरे को इसका एड्रेस मालूम नहीं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अरे भाई तेरा मेरे को एड्रेस मालूम नहीं है, तेरा एड्रेस मेरे को दे। तो जैसे ही ये मेरे को एड्रेस दे देगा ना, ठीक है, मैं इसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, अरे तेरा एड्रेस मिल गया है। ओके, नहीं तो क्या होगा मालूम है, ये मेरे को एड्रेस देता ही बैठेगा, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, मैं फाइनली उसको परेशान होकर बोलूंगा भाई तेरा एड्रेस मिल गया है मेरे को, मत भेज बार बार। तो वो सिग्नल होता है एक्नॉलेजमेंट, वो मैंने इसको दिया। आ रहा है समझ में। तो देखो INTR इंटरप्ट आया,
उस जैसे इंटरप्ट आया मैंने उसको क्या बोला कि तेरा एड्रेस भेज। जैसे उसने जैसे मेरे को उसका एड्रेस मिल गया, मैंने उसको एक रिप्लाई सिग्नल दिया है। ये रिप्लाई सिग्नल क्या है? INTA बार, कि भाई तेरा एड्रेस मेरे को मिल गया है, बार बार मत भेज। ठीक है, समझ में आया ये INTA बार। अच्छा, किधर भी बार रहेगा ना मतलब एक्टिव लो। आप बोलोगे सर ये बार ऊपर क्यों बनाया है? तो ये बार का मतलब एक्टिव लो। देखो जनरली क्या होता है, 1 इज फॉर ऑन। जनरली 1 पे क्या होता है? ऑन होता है, और 0 मतलब ऑफ होता है। ऑन ऑफ तो मालूम है आपको, ये होता है अगर बेसिक एक्टिव हाई बोलते हैं इसको, एक्टिव हाई। बट जब एक्टिव लो होता है ना कोई सिग्नल, तो उल्टा होता है, मतलब 0 पे ऑन एंड 1 पे ऑफ, इसको बोलते हैं एक्टिव लो। तो कोई कोई सिग्नल एक्टिव हाई होते हैं, कोई कोई सिग्नल एक्टिव लो होते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये एक्टिव लो है, इसका मतलब 0 पे वो ऑन हो रहा है और 1 पे वो ऑफ हो रहा है। सिंपल, उल्टा होता है बस, वो उसके लिए बार लिखा जाता है उस पे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये फीचर का लास्ट पॉइंट और सीरियल कंट्रोल सीड सॉर्ट करके भी एक पॉइंट था फीचर्स में, वो दोनों भी इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो कितना भरा भरा सा लग रहा है अपना डायग्राम, राइट? अब और भरना है बेटा बहुत सारा चीजें, पेशेंस रखना। प्रोसेसर, देखो जो भी मैंने स्टार्ट किया है ना, ये 12th का डिफिकल्ट पार्ट है। पूरा पूरा CS ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट है, वही पहले कर लेंगे तो पूरा साल भर है रिवाइज करने के लिए आपको इसको बार बार। ठीक है, वीडियो उसके लिए बना रहे ताकि आप ये सब चीजें बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नेक्स्ट मैंने ये बनाया तो इसको 4 दे देता हूं नंबरिंग, और उसके बाद ये बनाया तो इसको 5 दे देता हूं नंबरिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ना एड्रेस और डेटा बस बना के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके बाद डेटा बस, सीधे डेटा बस आप सबको याद रहेगा, डेटा बस 8 बिट का होता है स्टूडेंट्स, एंड एड्रेस बस 16 बिट का होता है। ठीक है, डेटा बस D0 से D7 8 बिट है ना बेटा, तो नेमिंग कैसे किया उसको? D0 से D7, 0 को काउंट किया तो 7 तक जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ऐसा। एंड 16 बिट का एड्रेस बस है तो वो A0 से A15 तक जाएगा। अगर 16 बिट का हम देख रहे हैं तो वो A0 से A15 तक जाएगा। अब इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक किया A0 टू A7 और दूसरा किया A8 टू A15। ओके, मैंने क्या किया बेटा, ये 8 बिट और ये 8 बिट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और ये जो है ना, इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, ये डेटा को इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा D0 टू D7 कंबाइन हो रहा है एड्रेस के साथ। अब ये दो कंबाइन होने से क्या बन जाएगा? AD0 से AD7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इट विल बिकम AD0 टू AD7। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने एक्चुअली क्या किया मालूम है क्या? पिंस को बचाया। टोटल 40 पिन का ये आईसी है स्टूडेंट्स, तो 40 पिन का अगर आईसी में अगर मैंने 8 पिन इसको दे दिए और 16 पिन इसको दे दिया, तो 16 प्लस 8, अरे 24 पिन तो मेरे खत्म हो गए, यूज हो गए। अब बाकी कितने सारे काम है जो प्रोसेसर पे करने बाकी है, सप्लाई लगाना है, क्लॉक लगाना है, ऐसे बहुत सारी चीजें पेंडिंग है बेटा। तो हम लोग ने क्या किया, ये पिंस को यूटिलाइज किया है, बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया कि एड्रेस और डेटा सेम पिन पे जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिन से आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो ही समझेगा। ये क्या है बेटा? पिंस या वायर्स है। अब ये वायर पे ना ये कंबाइन जा रहा है AD0 से AD7। ओके, लेकिन कैसे जा रहा है? थोड़े टाइम के लिए एड्रेस, थोड़े टाइम के लिए डेटा, सिंपल। यही पिन से, मतलब आप समझ लो ना, एक सिग्नल होता है ALE, ये ALE का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच एनेबल। ALE का फुल फॉर्म होता है बेटा एड्रेस
लैच एनेबल। सो जब भी ALE 1 होता है तो ये जो पिंस है उस पे एड्रेस जाता है A0 to A7, और जब ALE 0 होता है तब डेटा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। ओके, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप भी बहुत बार मल्टीप्लेक्सिंग करते हो पढ़ाई के टाइम पे। यस, क्या करते हैं हम लोग? 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। यस, उसके बाद 1 घंटा टाइम पास, है ना? फिर से 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा टाइम पास, 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा टाइम पास। ऐसे करते हैं आप, है ना? बहुत बार कि ऐसा होता है, आधा घंटा पढ़ाई, 2 घंटा टाइम पास। हाँ, यस। सो इधर भी वही हो रहा है बेटा, समझने की कोशिश करो। ये पिंस है जिसमें AD0 टू AD7 हमने क्या किया, एड्रेस, 8 पिन एड्रेस का और डेटा का कंबाइन कर दिया। तो फिजिकली वो 8 ही पिन है, लेकिन इसमें ना एड्रेस भी जाएगा और डेटा भी जाएगा, यही पिन से, यही वायर से। बट कौन कब क्या जाएगा वो कंट्रोल करने वाला कौन है? एड्रेस लैच एनेबल करके एक अलग से पिन है। तो जब ALE पे 1 आता है, एड्रेस लैच एनेबल करके कंट्रोल सिग्नल है, जिसपे जब 1 आएगा तब एड्रेस जा रहा है, और जब 0 आएगा तब डेटा जा रहा है। तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, इन शॉर्ट ये पिंस का शेयरिंग हो रहा है, उसके लिए उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और इनका शेयरिंग नहीं हो रहा है, हाँ, A8 टू A15 ये शेयर नहीं हो रहे, तो ये अलग से मिलेंगे अपने को। तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो देखो, एड्रेस ना स्टूडेंट्स यहां से निकलता है, ठीक है? तो मैं यहां से एड्रेस ड्रॉ कर रहा हूं, और देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, तो पूरा एड्रेस यहां से निकला, A8 टू A15 इधर आ गया, एंड रिमेनिंग इस तरफ आ रहा है, देखो। रिमेनिंग A0 टू A7, ये दो अलग हो गए, एड्रेस अलग हो गए। अब इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एड्रेस बफर, इसको बोलते हैं एड्रेस स्लैश डेटा बफर। और यहां से डेटा आ रहा है, देखो डी, डेटा क्या है? D0 टू D7, ये डेटा बस है बेटा। तो यहां से ये डेटा देखो यहां आया, ठीक है? D0 से D7 डेटा आया, और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधे कंबाइन होके AD0 से AD7, ये कंबाइन होके बाहर निकला, ठीक है? और यहां से सिर्फ एड्रेस निकलेगा, वो एड्रेस क्या है? A0 टू A7 हो गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा है ये। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो देखो एडी, ये A8 आएगा, सॉरी, A8 से A15। ओके, तो इससे एड्रेस मिल रहा है, और ये दो कंबाइन होके AD0 टू AD7, इसको भी जरा प्रॉपरली लिख देते हैं हम। ओके, अब बेटा आप बोलोगे सर ये दो ब्लॉक क्या बनाए? बफर, एड्रेस बफर, डेटा बफर। तो बेसिकली मेरे को बोलो कि मैं प्रोसेसर हूं,
मेरा डेटा ऐसे ही बाहर चलने चाहिए कि जब कोई सिग्नल आएगा वो बोलेगा कि हाँ अब डेटा छोड़, यस, तभी जाना चाहिए। तो ये बेसिकली कंट्रोल करेगा सिग्नल को बाहर जाना है कि नहीं। तो ये एक तरीके का है ना लॉक है बेटा। ये बफर का मतलब होता है लॉक। अगर हम लोग ने लॉक लगा दिया, बंद कर दिया लॉक, तो डेटा बाहर नहीं निकलेगा, एड्रेस बाहर नहीं निकलेगा। और अगर इसको ऑन कर दिया, लॉक खोल दिया, तो डेटा बाहर निकलेगा। तो बफर का मतलब लॉक होता है इन शॉर्ट, ठीक है। अगर डेटा भेजना है तो ये बफर ओपन कर देंगे, अगर डेटा नहीं भेजना है तो ये बफर्स को क्लोज कर देंगे, सिंपल। तो आई होप सबको समझ में आया क्या किया। देखो यहां से ना पूरा एड्रेस निकलता है A0 टू A15, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, A0 टू A7 और A8 टू A15 डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब ये तो डायरेक्ट बाहर आ गया, एड्रेस बफर के थ्रू बाहर आ गया। और आप देख रहे हो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही एरो बना है, क्योंकि एड्रेस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बट डेटा बाई डायरेक्शनल होता है, राइट। ये दो अलग हो गया और इधर से डेटा ले लिया बेटा D0 टू D7 और ये कंबाइन हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस, ये दोनों कंबाइन हो गया, AD0 टू AD7 आ गया। देखो यहाँ पे, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, बहुत बड़ा काम हो गया अपना, ये भी हो चुका। अब बेटा खाली ये पार्ट इतना बाकी है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द प्रोसेसर बाकी है बेटा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो वो यहाँ पे आएगा। So let me draw the control unit now. Okay. इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ब्रेन ऑफ द प्रोसेसर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ओके, तो इस पे बहुत सारे पिंस, 16 पिंस, 16 पिन इस पे बनाने बेटा। जरा पिन गिने क्या कितने हो गए यूज। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 2 8, तो 8 पिन यूज हो गए बेटा इधर 8। और इधर देखो AD0 टू AD7 ये 8 पिन और A8 टू A15 ये भी 8 पिन, 8 और 8 16, 16 पिन इधर यूज हो गए। यस, कितने यूज हो गए टोटल 24। पिन कितना है 40, बचे कितने 16। 16 पिन, 40 पिन का आईसी है बेटा, 16 पिन जो बच गए, ठीक है, वो यहां पर हमको बनाने हैं। इज इट क्लियर। यस, तो स्टार्ट करते हैं ये जो रिमेनिंग पिंस है वो बनाने के लिए। सबसे पहले +5 वोल्ट एंड ग्राउंड, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। बेटा आप सबको मालूम है सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ चलने वाला है नहीं, राइट, वोल्टेज के बिना। तो +5 वोल्ट एंड ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, तो ये दो सिग्नल तो लगेंगे। फिर मैंने आपको बोला था याद है क्रिस्टल कनेक्ट करना पड़ता है, X1 X2। यहाँ पे ना बेटा ये क्रिस्टल कनेक्ट होता है। ओके, मैंने बोला था ना ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट, कहाँ बताया था ये तो ये पॉइंट है X1 और ये पॉइंट है X2, समझा। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे क्लॉक बनेगा आगे जाके। तो ये यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट किया X1 X2। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये क्लॉक, इससे क्लॉक बन गया ना अंदर, तो एक सिग्नल तुरंत बना दो, ये क्लॉक सप्लाई हो रहा है और एक क्लॉक बाहर भी निकल रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉक आउट, क्लॉक आउट। अब ये क्लॉक आउट क्या काम का है बेटा, मैं प्रोसेसर अकेला काम नहीं करूंगा, मेरे साथ में मेरे भाई बंधु बना कनेक्टेड रहेंगे, पेरिफेरल्स बोलते हैं। मैं प्रोसेसर, मेरे साथ में और भी दूसरे दूसरे कंपोनेंट प्रोसेसर के बाहर कनेक्टेड होंगे, जैसे मेमोरी है, आईओ है। तो मैं जो स्पीड से चल रहा हूं वही स्पीड से बाकी लोग चलने चाहिए। और मैंने मेरा क्लॉक बना लिया है, तो क्यों ना मैं उनको दे दूं मेरा क्लॉक। तो ये जो क्लॉक आउट है ना, ये बाकी मेरे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर हम लोग सेम स्पीड से चलते हैं। आई होप समझ में आया। तो ये क्लॉक आउट का यूज समझा, ये आउट बाहर जा रहा है बिकॉज इट गेट्स कनेक्टेड विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब ये हो गया। अब 3 R बनाने बेटा, ठीक है, 3 R याद रखना, R R R पिक्चर है ना बेटा, R R R, 3 R बनाने।
वो 3 आर कौन से है देखो, पहला है रीसेट इन बार, बार मतलब एक्टिव लो, फिर है रीसेट आउट, ओके, एंड उसके बाद है रेडी। ये 3 सिग्नल हम लोग देख लेते हैं क्विकली। रीसेट, देखो हम लोग कंप्यूटर पे रीसेट करते हैं, मालूम है, हार्ड हार्ड रीसेट, सीपीयू पे सबने किया रहेगा, कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो एक बटन रहता है रीसेट, उसको दबा के रखेंगे तो पूरा कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होता है, ये वही वो रीसेट इन है। बट इस पे बार है, इसका मतलब जब आप ये पॉइंट पे, ये जो पिन है इस पे 0 दोगे ना, तब कंप्यूटर रीसेट होगा, क्योंकि ये बार है, बार का मतलब एक्टिव लो, 1 पे नहीं होगा, 0 पे होगा, उल्टा है ये सिग्नल। तो जैसे इस पे 0 दिया बेटा, पूरा का पूरा कंप्यूटर, पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा और शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रीसेट आउट, ओके। तो रीसेट आउट एग्जैक्टली क्या होता है, ओके, जैसे सपोज कि मैं प्रोसेसर हूं और मेरे को, मैं रीसेट हो गया, मैं रीसेट हो गया तो मेरे फ्रेंड्स भी रीसेट होने चाहिए ना, वो थोड़ी चलते चालू रहेंगे, राइट। तो उसके लिए ये रीसेट आउट कहाँ कनेक्टेड होता है, मेरे फ्रेंड्स को कनेक्टेड रहेगा। तो मैं रीसेट हो गया तो जबरदस्ती मैं बाकी लोग को भी रीसेट कर दूंगा, मैं स्टॉप हो गया चलना तो बाकी सबको भी मैं क्या करूंगा, स्टॉप कर दूंगा चलाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को रीसेट मिला, मैंने बाकी सबको भी रीसेट कर दिया, तो ये रीसेट आउट जो है वो मेरे फ्रेंड्स को कनेक्ट होगा, जैसे एक लॉक आउट कनेक्टेड होता है वैसे ही ये रीसेट आउट। नेक्स्ट सिग्नल इज रेडी। नाउ दिस रेडी सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं यहां लिखता हूं रेडी का यूज क्या है, ओके। सो रेडी सिग्नल ना, इट इज यूज टू कनेक्ट slow peripherals, okay, it is used to connect slow peripherals, okay। तो मेरे को बोलो कि कंप्यूटर हर बार हाई स्पीड लोगों के साथ ही कनेक्टेड नहीं रहेगा, जैसे मैं सपोज माइक्रो प्रोसेसर हूं और मेरे साथ एक डिवाइस है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, बट ये थोड़ा सा स्लो है, ट्यूबलाइट बोलते हैं ना अपन, ठीक से उसको फटक से क्लिक नहीं होता चीजें, तो ये पेरिफेरल ना स्लो है बेटा। तो अगर मैं सपोज इसको डेटा देते जाऊंगा तो ये हैंग हो जाएगा, राइट। तो एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ये मेरे को एक सिग्नल देगा रेडी करके, तो ये इससे एक मेरे को सिग्नल कनेक्टेड है रेडी, और ये मेरे लिए इनकमिंग सिग्नल है, इनपुट है। तो जैसे ही ये सिग्नल मुझे मिलेगा तो मेरे को समझ जाएगा कि ये रेडी है, और फिर मैं इसको आगे का डेटा दूंगा, उसके पहले मैं इसको आगे का डेटा नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है। तो रेडी का काम क्या है, यस, रेडी इज यूज्ड टू कनेक्ट अ स्लो डिवाइस विद द प्रोसेसर। सपोज रेडी पे 0 है, रेडी सिग्नल जो आया उस पे 0 है, तो मैं चेक करूंगा, अरे रेडी पे 0 है, इसका मतलब ये फ्री नहीं है, तो मैं इसको डेटा नहीं दूंगा। बट जैसे ही इसने मेरे को रेडी पे 1 डाल दिया, तब मेरे को समझ जाएगा कि ये भाई साहब रेडी हो चुका है, अब मैं इसको डेटा दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, रेडी हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मेमोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 सिग्नल है स्टूडेंट्स, आईओ स्लैश एम बार, रीड बार एंड राइट बार। रीड बार एंड राइट बार, तो ये कैसे वर्क होता है, ध्यान देना। सो आईओ स्लैश एम बार, रीड बार एंड राइट बार, सब ये दोनों एक्टिव लो है स्टूडेंट्स। तो सपोज दैट इस पे 0 है या 1 है, ओके। सो 0 का मतलब बेटा एम पे बार है ना, तो 0 का मतलब मेमोरी का ऑपरेशन चल रहा है, मेमोरी के साथ काम चल रहा है बेटा, मेमोरी दिख रहा है, 0 पे मेमोरी के साथ काम हो रहा है। और 1 मतलब आईओ लिखा है, इस पे बार नहीं है, मतलब 1 मतलब आईओ के साथ काम चल रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ काम चल रहा है। अच्छा, 0 1 1 0 0 1 1 0,
जैसे यहाँ पे ना रीड बार एक्टिव लो है, उस पे 0 है, 0 मतलब एक्टिवेट हो गया क्योंकि ये एक्टिव लो है बेटा, बार है, तो इसका मतलब रीड ऑपरेशन हो रहा है। और इधर 0 है मतलब राइट ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन में अगर दिख रहा है ना 0 0 1, मतलब ये जो वायर्स है, ये वायर्स पे 0 0 1 आया बेटा, 0 0 1, इसका मतलब क्या होगा आगे जाके, बाहर जाके मेमोरी रीड, 0 1 0 मेमोरी राइट। आपने गेस कर लिया रहेगा, इधर 0 है देखो तो रीड होएगा तो आयो रीड, और इधर 0 है मतलब राइट होगा। समझ क्या ये? यस। सो ये पिंस का काम है मेमोरी के साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद आता है ALE। आपको देखा देखा सा लग रहा है, ALE इज एड्रेस लैच एनेबल। ये हम लोग का इसको काम में आएगा ब्रेक करने के लिए, याद है। अगर ALE पे 1 रहेगा तो ये वाले पिंस पे एड्रेस जा रहा है, और ALE पे 0 रहेगा मतलब ये पिन से डेटा बाहर जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रहा रहेगा आपको। नेक्स्ट इज कितने पिंस हो गए, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खाली 4 पिन बचे हैं और ऑलमोस्ट ये डायग्राम फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दो सिग्नल्स हैं S1 S0, ये स्टेटस बताते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटस पिंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पेंडिंग छोड़ते, आगे जाके हम सीख लेंगे। ये एक्चुअली सिंपल है, प्रोसेसर का स्टेटस बताते कि प्रोसेसर अभी करंटली क्या काम कर रहा है। इस पे हम एलईडी लगा के चेक कर सकते हैं कि प्रोसेसर क्या काम कर रहा है। एंड लास्ट इज होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड एंड HLDA बार, होल्ड एक्नॉलेज। ये है ना डीएमए के काम में आता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं उसको, डीएमए पिंस बोलते हैं, डीएमए पिन, स्टेटस पिंस, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पिंस। तो बेटा ये जो 4 पिंस है ना, ये हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है एंड ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है हमारा। एनीवेज आपको मालूम है हमको आगे करना ही है, ये सबको डिटेल में देखना ही है, ठीक है। तो फाइनली सब पिंस बना के हो चुके, सिर्फ इधर का एक जगह बचा है थोड़ा सा, ये भी भर देते बेटा, ओके। इतना सा जगह क्यों खाली छोड़े हम लोग, ओके। सो यहां पे देखते हैं, यहां हम बनाएंगे इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो, ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, ओके। सो लास्ट का 2 ब्लॉक समझा रहा हूं बेटा। प्रोसेसर क्या करता है, सबसे बेसिक फर्स्ट पॉइंट जा रहे हैं हमारे डिस्कशन का। व्हाट इज द प्रोसेसर? इट परफॉर्म्स 3 बेसिक ऑपरेशन, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। याद आ रहा है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। फेच में क्या था, मेमोरी से इंफॉर्मेशन फेच होता है अंदर। तो देखो मेमोरी से डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन आएगा और कहां स्टोर होएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी, कहा लिखा हुआ है, मेमोरी में लिखा हुआ है। मेमोरी कहा होता है, प्रोसेसर के बाहर होता है, याद करो। वहां से फेच हो रहा है, मतलब वहां से ये इधर से डेटा बस के थ्रू आके इधर स्टोर हुआ, फेच हो गया। अब क्या होगा, डिकोड होगा, वो इधर होगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या होगा बेटा, वो डिकोड हो जाएगा। ये जो था ये असेंबली लैंग्वेज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में इधर। एंड फिर थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कौन करेगा, ब्रेन करेगा। ब्रेन क्या है, कंट्रोल यूनिट, तो यहां पर आके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो गया, डायग्राम डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बच गए, सब हो गया बेटा। यस। तो ये डायग्राम सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम पूरे सीएस में यही है, ठीक है। इसको हमने 1 गो में बनाया है। जनरली सब जगह पे क्या होता है, डायग्राम दे देते हैं, उसको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपके साथ बनाया है पूरा, ठीक है, फ्लो में बनाया हम लोगों ने। तो जरा अननेसेसरी चीजें थोड़े इरेज कर देते हैं, ओके। एंड ये पूरा ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो चुका। लास्ट
सर अभी भी कुछ बचा है बेटा, खाली एक चीज रह गई है, वो ये कि ये ब्रेन है ना, तो ये ब्रेन से सबको कनेक्ट कर दो बस। एक वायर ले लो और रैंडमली, ऐसा आपको क्या करना है, सबको कनेक्ट कर देना है। देखो यहां से ये कनेक्ट हो गया, ऐसा थोड़े बहुत वायर्स बना देना बेटर है, ठीक है। ये देखो ये इधर कनेक्ट कर दिया, बस ठीक है। इसका मतलब ये ब्रेन क्या है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है, लास्ट में जो लाइन बनाया। ओके फाइन, सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मेनी टाइम्स, तभी जाके ये होगा। ओके नंबरिंग कंप्लीट कर देते स्टूडेंट। देखो सबसे पहले हमने ये बनाया इंटरनल डेटा बस, फिर बनाया ALU, फिर ये बनाया 4 और 5। यहाँ तक बनाने के बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर पे आए थे, याद करो। तो इसको नंबरिंग 6 देता हूँ। फिर ये बनाया मैंने, इसको नंबरिंग 7, और लास्ट में ये बनाया, इसको नंबरिंग 8। तो इस सीक्वेंस याद रखो एंड इसको बार बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली ये आपको आ जाएगा, ठीक है। सो विल स्टॉप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू दिस। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।